हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है एनसीईआरटी बुक के अनुसार क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। हेल्प बुक्स वगैरह में क्रॉप प्रोडक्शन लिखा हुआ है चैप्टर का नाम, किसी में फूड प्रोडक्शन लिखा हुआ है। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चैप्टर को समझ सकें, और वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब मैं नया वीडियो बनाऊं तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप लोग सभी चैप्टर को अच्छे से समझ सकें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। वर्ड एग्रीकल्चर जो डिराइव किया गया है दो लैटिन वर्ड्स से, एगर जिसका मतलब होता है फील्ड एंड कल्चर जिसका मतलब होता है कल्टीवेशन, यानी कि द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स, अनाज उपजाने की विधि को हम लोग एग्रीकल्चर कहते हैं। और एनिमल को, जानवरों को जो हम लोग पालते हैं उस विधि को हम लोग एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। अब सवाल ये है कि क्रॉप किसको कहते हैं? जो भी प्लांट्स जो कि सेम काइंड का है और किसी लार्ज स्केल में ग्रो किया जाता है उसको हम लोग क्रॉप्स कहते हैं। अब फूड क्रॉप्स किसको कहते हैं? जब क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है लार्ज स्केल पे और उसको हम लोग मेनली उपजाते हैं अपने फूड को ड्राइव करने के लिए, यानी कि इंसान उसको अपने मेनली उपयोग के लिए उगाता है, उसको फूड क्रॉप्स कहते हैं। जैसे जितने भी अनाज, सीरियल्स हो गए, पल्सेस हो गया, शुगर क्रॉप्स एक्सेट्रा। एक दूसरा टाइप होता है जिसको हम लोग कहते हैं कैश क्रॉप। तो अब प्रश्न ये है कि कैश क्रॉप क्या होता है? वो क्रॉप्स जिसको उपजाया जाता है कमर्शियल पर्पस के लिए, यानी कि पैसा कमाने के लिए मेनली, यानी उसको तो इंसान यूज़ करते ही हैं लेकिन उसको ज़्यादा लोग ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो बेच सके और इनकम हो सके। जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, रबड़ हो गया, तो ये सब क्या हो गया? कैश क्रॉप्स हो गया, है ना। और इन सबको हम लोग प्लांटेशन क्रॉप्स के नाम से भी जानते हैं। एक तीसरा होता है फॉडर। तो वो क्या होता है? वो ऐसा चीज़ है जो उपजाते हैं मेनली जानवरों को खिलाने के लिए, है ना। अब हम लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं कि अलग अलग क्रॉप्स को दिखाया गया है कि सीरियल्स है, पल्सेस है, रूट क्रॉप्स है, ऑयल सीड्स है, फ्रूट्स है, प्लांटेशन क्रॉप, ट्यूबर क्रॉप, बीवरेजेस वही टी कॉफ़ी वगैरह, शुगर देने वाला, है ना। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर किसे कहते हैं? वो साइंस जिसमें कि कल्टीवेट कैसे किया जाता है फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, फ्लावर को, ऑर्नामेंटल प्लांट्स को, उस साइंस को हम लोग हॉर्टिकल्चर कहते हैं। यानी कि द साइंस ऑफ कल्टीवेटिंग, है ना, यानी कल्टीवेट जो कर रहे हैं हम लोग उसी को हॉर्टिकल्चर। द साइंस ऑफ कल्टीवेटिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। पहले हम लोग पढ़े थे कि क्रॉप्स उपजाने के अनुसार, तो अब हम लोग देखेंगे खरीफ क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप ऐसा क्रॉप्स है जो कि मानसून सीजन में ग्रो किया जाता है और लगभग अक्टूबर में हार्वेस्ट कर लिया जाता है। एग्जाम्पल है राइस, मेज, जूट, कॉटन। खरीफ क्रॉप जो होता है बोया जाता है आपका जून जुलाई के आसपास और उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, यानी काटा जाता है अक्टूबर में। रबी क्रॉप जो होता है हम लोगों का वो जो है नॉन मानसून सीजन वाला क्रॉप है। खरीफ क्रॉप मानसून यानी कि रेनी सीजन वाला क्रॉप है। तो आपका ये जो रबी क्रॉप हुआ, रबी क्रॉप हम लोग ग्रो करते हैं
नवंबर, यानी कि बोते हैं अक्टूबर नवंबर में, मॉनसून जब ख़त्म हो गया रहता है लगभग उस समय, और इसको काटते हैं हम लोग मार्च अप्रैल में। एग्जाम्पल हो जाएगा हम लोगों का रबी क्रॉप का वीट, मस्टर्ड, ग्राम, लिनसीड, बार्ली, पी एक्सेट्रा। और खरीफ खरीफ का एग्जाम्पल खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल हो जाएगा राइस, मेज, ग्राउंडनट, सोयाबीन, ग्रीन ग्राम, कॉटन, ब्लैक ग्राम एक्सेट्रा। अनाज उपजाना कोई खेल बात नहीं है, इसमें बहुत ही सावधानियां बरतना पड़ता है हम लोगों को, और हमारे किसान लोग बहुत ही मेहनत करते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा प्रोसेस है, क्या क्या उपाय करते हैं, कौन कौन सा तरीका अपनाते हैं, क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं इतना अनाज उपजाने के लिए, जिसको हम लोग मज़े में खाते हैं और ज़िंदा रहते हैं। तो जो प्रोसेस, जो तरीका, जो वेरियस टास्क है जिसको कि हमारे किसान लोग परफॉर्म करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अनाज उपजा सके, अच्छा यील्ड हो सके, उसको हम लोग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहते हैं। लगभग 6-7 स्टेप्स हैं जो इन्वॉल्व होता है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में। एक नंबर हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी मिट्टी को तैयार करना। उसमें बहुत सारा स्टेप्स है, डिटेल में हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। प्लोइंग करना, लेवलिंग करना, उसमें खाद देना। दूसरा नंबर स्टेप है सोइंग सीड्स, यानी बीज बोना। तीसरा होता है इम्प्रूविंग सोयल फर्टिलिटी, यानी कैसे खेत के फर्टिलिटी को बढ़ाया जाए, उसको अच्छा बनाया जाए, फर्टाइल बनाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके। चौथा नंबर स्टेप होता है इरिगेशन करना, पानी पटाना। पांचवा नंबर होता है कि जब अनाज हो गया अब उसको प्रोटेक्ट करना कीड़ा मकोड़ा से, दूसरे जानवरों से, है ना, और भी नेचुरल क्लैमिटीज़ से। छठा नंबर होता है कि जब अनाज प्रोटेक्ट हो गया, ग्रो हो गया, प्रोटेक्ट हो गया, बचा लिए, अब जब पक गया, उसका समय आ गया काटने का, उसको काटा जाए, उसको हार्वेस्टिंग कहते हैं। और हार्वेस्टिंग में भी कई स्टेप्स होते हैं, बहुत सारे इम्प्लीमेंट्स यूज़ होते हैं, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। और जब कटाई हो जाती है उसके बाद हमारे किसान लोग क्या करते हैं, जितना घर में ज़रूरत है उसको रख लेते हैं अपना साल भर खाने का। अब बाकी को क्या करते हैं, पैक करके बाज़ार में ले जाते हैं, बेच देते हैं, या अपने यहाँ भी स्टोर करके रखते हैं ताकि जब ज़्यादा दाम मिले उस समय वो लोग उसको बेच दें। तो ये सारा स्टेप्स है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का। अब हम लोग पहला स्टेप देखेंगे प्लोइंग। तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द सोइल लूज एंड क्रिएटिंग एयर स्पेस इज कॉल्ड प्लोइंग, यानी कि मिट्टी को ढीला करना, हवा के लिए जगह बनाना, है ना, उसको कहते हैं प्लोइंग। जो इक्विपमेंट यूज़ होता है उसको हम लोग प्लॉ कहते हैं। तो प्लॉ करने से, मिट्टी को लूज करने से क्या फ़ायदा है? फ़ायदा ये है कि उसमें पानी रिटेन हो सकता है, पानी रुक सकता है। पेड़ पौधों का जो जड़ होता है वो आसानी से मिट्टी में चला जाएगा। लूज सोइल में अर्थवार्म, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि प्लांट्स के लिए हेल्पफुल है, वो जिंदा रह पाएंगे और आसानी से खाद मिलाया जा सकता है मिट्टी में। नेक्स्ट स्टेप होता है लेवलिंग, यानी कि मिट्टी को बराबर करना। जब प्लो लिए, ढीला कर लिए हैं, अगर आप लोग गांव देहात से बिलोंग करते हैं, खेती करते हुए कभी देखे हैं तो ये बात ज़रूर देखेंगे कि वो लोग लूज करने के बाद फिर लेबलर से लेबल किया जाता है, यानी बड़े बड़े मिट्टी के टुकड़ों को छोटा छोटा में बदला जाता है और हल्का उसको बैठाया जाता है लेवलर से। इस प्रोसेस को हम लोग लेवलिंग कहते हैं। लेवलिंग से फ़ायदा क्या है, क्या एडवांटेजेस है? सोइल को पैक कर देता है,
और जब तेज़ बारिश हो तो उसको बहने नहीं देगा, यानी कि सोइल इरोजन को रोकेगा। तेज आंधी तूफान में बहने नहीं दे उड़ने नहीं देगा, एक जगह से दूसरी जगह नहीं भागने देगा। और जब पानी पटाया जाएगा खेत में, उस समय पानी जो है पूरे फील्ड में अच्छे से फैलेगा। ये दूसरा फ़ायदा होता है। ये जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होता है उसके लिए जो इम्प्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है उसको हम लोग एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स कहेंगे। तो अभी स्टार्टिंग में हम लोग देखेंगे मेनली 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। प्लो, मिट्टी को लूज़ करने के लिए, लेवलर, लेवल करने के लिए, या होय होता है वो भी मिट्टी को लेवल करता है, वो क्या करता है साथ साथ लूज़ भी करता है और लेवल भी करता है। और तीसरा जो होता है वो कल्टीवेटर होता है। तो हम लोग तीनों के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्लो के बारे में। तो प्लो क्या होता है, वो लकड़ी का बना हुआ होता है, जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पर। और इसको या तो बैल हुआ या घोड़ा हुआ या कैमल हुआ ये टांगता है। मेन पार्ट प्लो का जो है वो लंबा वाला डंटा है जिसको हम लोग प्लो शाफ्ट कहते हैं। आजकल तो लकड़ी के बदले लोहों का प्लो आने लगा है और वो प्लो जो है ट्रैक्टर से टाना जाता है, जैसा कि आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का है होय। ये एक सिंपल टूल है जिसको यूज़ किया जाता है वीड्स को हटाने के लिए और मिट्टी को लूज़ करने के लिए, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ। तीसरा है इसको डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं। हो का डायग्राम यहाँ दिखाया गया, अलग अलग पार्ट्स में दिखाया जा रहा है ना। हैंडल है, ग्रिप है, बीम है, अब बेंड किया हुआ प्लेट है, अगर रड है जो कि कनेक्ट होता है, जो कि टानता है। तीसरा है कल्टीवेटर। तो आजकल प्लोइंग जो होता है वो ट्रैक्टर के द्वारा होता है, और प्लोइंग जो ट्रैक्टर्स के द्वारा हो रहा है उसको हम लोग ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर कहते हैं। और उससे फ़ायदा ये है कि लेबर चार्ज कम होता है, कम पड़ता है खर्च, और जल्दी कम से कम समय में जल्दी काम निकलता है। नेक्स्ट टॉपिक है मैन्योरिंग, यानी कि वो प्रोसेस जिसके अंतर्गत हम लोग खेत में मैन्योर जोड़ते हैं, डालते हैं, उसको हम लोग मैन्योरिंग कहते हैं, यानी कि खाद डालना। जब हल जोता गया, मिट्टी लेवल हो गया, थोड़ा बहुत जो भी खाद देना है दे दिए हम लोग, है ना, तो उसके बाद नेक्स्ट क्या काम करना है, बीज डालना। तो जिस प्रोसेस से बीज डाला जाता है उस प्रोसेस को हम लोग सोइंग ऑफ सीड्स कहते हैं। तो सोइंग ऑफ सीड्स कई तरह का से होता है। एक मैनुअली, यानी कि लकड़ी का बना हुआ होता है, उसको बैल से होता है और उसमें हम लोग डाल देते हैं बीज, और जब वो बैल आगे टानता है उसको तो साथ साथ बीज गिरता चला जाता है, खेत में बोया चला जाता है। और दूसरा तरीका होता है हाथ से छींट देना, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग वो मेथड जिससे कि हाथ से बीज बोया जाता है फील्ड में, खेतों में, उसको ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। लेकिन ये मेथड को एफिशिएंट यानी बेहतर अच्छा नहीं समझा गया है, क्योंकि जब छींटते हैं हम लोग हाथ से तो बीज इधर उधर चला जाता है। स्पेसिंग जो होता है बीजों के बीच में वो अच्छा नहीं होता है, सही नहीं होता है, और अच्छे गहराई में बीज नहीं जा पाता है। बीज को सही गहराई में सही दूरी पर बोना चाहिए। अगर सीड्स सही गहराई पे नहीं बोया जाएगा तो उसको हवा की कमी होगी और वो मर सकता है।
और अगर ज़्यादा ऊपर रहेगा सरफेस पे तो कीड़ा मकोड़ा या बर्ड्स जो है उसको खाकर ख़त्म कर देंगे। कीड़ा मकोड़ा तो मेनली नहीं खा पाएंगे, बर्ड्स वगैरह आके उसको चुभ लेते हैं, खा लेते हैं। अगर प्रॉपर स्पेसिंग नहीं रहेगा तो कंपटीशन होगा दो नज़दीक वाले पेड़ पौधों में पानी के लिए, खाना के लिए, सनलाइट के लिए और दूसरे न्यूट्रिएंट्स के लिए। इसीलिए सही दूरी पे उसको लगाना है। बहुत ज़्यादा गैप हो जाएगा तो उसमें स्पेस का बर्बादी होगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सीड ड्रिल। सीड ड्रिल क्या होता है? ये सीड ड्रिल एक इक्विपमेंट कहेंगे, टूल कहेंगे, जिससे कि बीज बोया जाता है। इसमें फनल शेप्ड का ये होता है और वो कनेक्टेड होता है बहुत सारे ट्यूब्स से, और वो ड्रिल जो होता है प्लो में अटैच्ड होता है। और सीड ड्रिल एक बेटर मेथड समझा गया है। इस डायग्राम में देख सकते हैं आप लोग कि ऊपर से फनल में जब बीज डाला जाएगा बहुत सारा रख दिया जाता है, और जब बैल उसको टानते हैं तो क्या होता है, वो सही दूरी पे बीज जो है बोया चला जाता है। सीड ड्रिल को जो है बीज बोने का अच्छा तरीका, क्योंकि इसमें जो है सही दूरी पे और सही गहराई में बीज बोया जाता है। आजकल नया तरीका आ गया, मॉडर्न मेथड आ गया है। जैसा कि डायग्राम में देख सकते हैं कि ट्रैक्टर में ये लगा रहता है, लोहे का बना होता है और पाइप वगैरह रहता है, और ये ड्राइवर जो है कंट्रोल करते हैं। ऊपर में बीज डाल दिया जाता है और पाइप के थ्रू जो है वो बीज जाता है सही दूरी पे और सही गहराई में, और बीज बोया चला जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन किसको कहते हैं? वह प्रोसेस जिसमें कि हेल्दी सीडलिंग्स को, अच्छे बीज को देख लिया जाता है कि हाँ जिससे ये बढ़िया सीड था और इसमें से बढ़िया पौधा निकला है, छोटा छोटा पौधा रहता है, तो उस नर्सरी में से सिलेक्शन कर करके मेन फील्ड में जब पौधों को, छोटे छोटे पौधों को ट्रांसफ़र किया जाता है, इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। उसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है इम्प्रूविंग सोइल फर्टिलिटी, यानी कि खेत के, मिट्टी के फर्टिलिटी को कैसे बेहतर करें और उसको और कैसे बेहतर बनाया जाए उस मिट्टी को। तो जब क्रॉप्स हम लोग लगाते हैं, अनाज लगाते हैं, कई सालों तक खेत में हम लोग उपजा रहे हैं, तो सॉइल के अंदर का जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो ख़त्म हो जाता है, वो लेस फर्टाइल हो जाता है, कम उपजाऊ हो जाता है। इसीलिए किसानों को अलग अलग मेथड फॉलो करना पड़ता है, तरीका इख्तियार करना पड़ता है, ताकि उसका खेत का, मिट्टी का फर्टिलिटी मेंटेन रहे। क्योंकि अगर फर्टिलिटी कम हो जाएगा तो उपज कम हो जाएगा। तो एक तरीका है फैलो फील्ड, यानी कि फील्ड को कई सालों तक छोड़ दिया जाता है, साल नहीं तो महीना, कई महीना तक छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी उपजाया नहीं जाता है। दूसरा तरीका है क्रॉप रोटेशन। तो क्रॉप रोटेशन में क्या होता है, अलग अलग अनाज कोई एक अनाज उपजाया गया तो दूसरे सीज़न में कोई दूसरा अनाज उपजाया जाएगा, है ना। इसको हम लोग कहते हैं क्रॉप रोटेशन। तो क्रॉप रोटेशन से फ़ायदा होता है, कैसे कि वो जो आपका मिट्टी का जो फर्टिलिटी कम हुआ था वापस आ जाता है। जैसे कि हम लोग एक साल लगाएं, एक सीज़न में मेज लगाएं, दूसरा बार मस्टर्ड लगाएंगे, एक बार राइस लगाएं, दूसरा बार वीट लगाएंगे।
या 2 सीज़न रोटेशन वाला रहेगा या 2 साल रोटेशन वाला रहेगा, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, मेज़ लगाएंगे, फिर मस्टर्ड लगाएंगे, फिर शुगर केन लगाएंगे दूसरे बार, तो फेनुग्रेनिक लगाएंगे। यानी कि मेज़ लगाएं तो फिर पोटैटो लगाएं, फिर शुगर केन लगाएं, पीज लगाएं। इस तरह से हम लोग रोटेशन करते हैं। यानी कि ऐसे समझिए आप लोग कि अभी मेज़ लगाएं तो दूसरा बार पोटैटो लगाएंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट बार शुगर केन लगाएंगे मान लीजिए अगर, तो उसके बाद पीज लगाएंगे। इस तरह से 2 ईयर रोटेशन हुआ। फिर 3 ईयर रोटेशन होता है, वो सब आप लोग आगे क्लास में पढ़ते रहिएगा। तीसरा तरीका है हम लोगों का बायो फर्टिलाइजर्स। यानी किसान लोग क्या करते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, डिज़ोल्व करता है न्यूट्रिएंट्स को और मिट्टी में मिलाता है, उसको वो लोग बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं, पैकेट्स में रखते हैं और उसको मिट्टी में मिला देते हैं। और इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को जो कि मिट्टी में ऐड किया गया है, जो कि फर्टिलिटी को बढ़ा रहा है, उसको हम लोग कहते हैं बायो फर्टिलाइजर्स। चौथा प्रोसेस है हम लोगों का नाइट्रोजन फिक्सेशन। पल्सेस यानी कि दाल वाला प्लांट्स को ग्रो किया जाता है अल्टरनेट करके। अगले साल कुछ और लगाया गया तो दूसरे साल दाल लगा देंगे। लेगुमिनस प्लांट ज़रूर लगाएंगे। ये लेगुमिनस प्लांट जो होता है वो सोयल फर्टिलिटी को, सोयल के नाइट्रोजन को वापस ला देता। कैसे? उसके रूट नोड्यूल्स में, लेगुमिनस प्लांट्स के रूट्स में, उसके जड़ में जो छोटा छोटा फूला हुआ होता है जिसको हम लोग नोड्यूल्स कहते हैं, जैसा कि आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं। तो उस रूट नोड्यूल्स में नाइट्रोजन फिक्स करने वाला बैक्टीरिया रहता है। उस बैक्टीरिया को हम लोग राइजोबियम कहते हैं। और यही राइजोबियम जो है क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को बदल देता है अमोनिया में। और वो अमोनिया जो है आसानी से मिट्टी में मिल जाएगा, पानी के साथ घुल करके पेड़ पौधा में चला जाएगा और इस तरह से पेड़ पौधे के फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर देता है। और इस मेथड को हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का मैन्योर। तो मैन्योर खाद को कहते हैं जिनको हमारे किसान लोग खेत में एक गड्ढा करके बनाते हैं। खेत में क्या करते हैं, कहीं साइड में किनारा में गड्ढा कर लेते हैं खाली जगह में, और उसमें पेड़ पौधे से झड़ा हुआ पत्ता, प्लांट्स का ट्विग्स, फल का सब्जी का छिलका या सड़ते गलते हुए प्लांट के पार्ट को, एनिमल्स के डंग को, यानी कि कॉर्डंग वगैरह हुआ या बकरी का एक्सक्रीटा हुआ है ना, उसको डाल देते हैं उस गड्ढे में, फिर मिट्टी से ढक देते हैं। उसके बाद कई बार ऐसा करते हैं अल्टरनेट करके, वो सब सामान रहते हैं, फिर हल्का मिट्टी देते हैं, फिर वो डालते हैं। इस तरह से पूरा गड्ढा जब भर जाता है तो कई महीनों तक छोड़ देते हैं और उसके बाद वो खाद में बदल जाता है। उसको निकाल करके अपने खेत में डालते हैं। इसको हम लोग मैन्योर कहते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का है फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र जो है वो भी खाद है, लेकिन अंतर ये है कि ये जो है केमिकल का बना हुआ होता है और इसको कंपनी में बनाया जाता है, फैक्ट्री में तैयार किया जाता है। वहीं पे इसको बोरा वगैरह में पैक करके मार्केट में सप्लाई करते हैं कंपनीज़, और उसको किसान लोग ख़रीद कर लाते हैं और अपने खेतों में डालते हैं। ये केमिकल फर्टिलाइज़र्स जो होता है केमिकल बना हुआ होता है, और ये जो होता है न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होता है। इसके बारे में मैन्योर और फर्टिलाइज़र में क्या अंतर होता है हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डेफिनेशन। तो मैन्योर का डेफिनेशन क्या होगा, इट इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। चूँकि प्लांट्स और एनिमल्स के एक्सक्रीटा से बनता है, ये ऑर्गेनिक हुआ, इसीलिए इसको कहते हैं इट इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट।
फर्टिलाइजर का डेफिनेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजर्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। और फर्टिलाइजर का एग्जांपल होगा यूरिया, अमोनिया, अमोनियम सल्फेट, पोटाश, एनपीके जिसका मतलब हुआ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। मैन्योर देने से क्या फ़ायदा होता है, या मैन्योर को केमिकल फर्टिलाइजर से बेटर क्यों कहा गया है? क्योंकि ये जो होता है खेत में, मिट्टी में पानी होल्ड करने के कैपेसिटी को, पानी को रिटेन करने का, रोक के कर रखने की कैपेसिटी को बढ़ाता है। ये सोयल को पोरस बना देता है और इट मेक्स द सोयल पोरस। इसके चलते क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस आसानी से होता है, यानी पेड़ पौधे के जड़ जो होते हैं वहाँ आसानी से एयर, ऑक्सीजन पहुँच पाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज़ होता है वो बाहर निकल पाता है। तीसरा होता है ये इंक्रीज करता है नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हेल्प कर, जिसको हम लोग बायो फर्टिलाइजर्स कह रहे हैं, वो आसानी से बढ़ता है। लास्ट होता है टेक्सचर ऑफ द सॉइल भी इम्प्रूव हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे मैन्योर और फर्टिलाइजर में डिफरेंस। तो मैन्योर क्या है, एक नेचुरल सब्सटेंस है जिसको कि ऑब्टेन किया गया है, बनाया गया है डिकम्पोजिशन करके, कैटल डंग, प्लांट के रिमेन्स, रेसिड्यू, ट्विग्स ऑफ प्लांट्स, लेफ्ट ओवर्स, लीफ, फल, साग सब्जी के छिलकों से। और फर्टिलाइजर जो है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, केमिकल से बना। दूसरा डिफरेंस हम लोग देखेंगे कि मैन्योर को हम लोग फील्ड में प्रिपेयर कर सकते हैं, फर्टिलाइजर्स को फील्ड में नहीं बनाया जा सकता, वो फैक्ट्री या कंपनी में तैयार होती है। मैन्योर जो होता है वो क्या करता है, लॉट ऑफ ह्यूमस देता है सॉइल को, लेकिन फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो ह्यूमस नहीं दे पाता है। मैन्योर जो होता है उतना ज़्यादा रिच नहीं होता है प्लांट न्यूट्रिएंट्स में, लेकिन फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक होता है, किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में इस रिच होता है। जैसे नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर देंगे तो नाइट्रोजन उसमें ज़्यादा होगा, फॉस्फोरिक देंगे तो फॉस्फोरस ज़्यादा होगा, पोटाशिक देंगे तो पोटाशियम ज़्यादा होगा ना। इस तरह से वो न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होता है। या मिला वो एनपीके दे देंगे तो उसमें तीनों रहेगा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम। तो कौन सा फर्टिलाइज़र देना है वो किसान लोग जानते हैं, या उन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। वो लोग ग्रो करते करते एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं और जानते हैं कि किस पेड़ पौधे में कौन सा खाद लगेगा, उसी अनुसार वो लोग मार्केट से ख़रीद के लाते हैं और अपने पेड़ पौधों में, अनाज में, खेत में डालते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन फिक्सिंग। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में, अभी डेफिनेशन देखेंगे। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू कंपाउंड्स दैट आर यूजफुल फॉर प्लांट्स इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग। इसके बारे में हम लोग पहले देखे थे कि राइजोबियम था, वो क्या कर रहा था, कन्वर्ट कर रहा था एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में, नाइट्रेट्स में, और वो नाइट्राइट्स में फिर बदल रहा था। वो मिट्टी में घुल जा रहा था, पानी उसको एब्जॉर्ब कर ले रहा था। वो पानी जब प्लांट में जा रहा था तो उसके साथ वो न्यूट्रिएंट जा रहा था। नेक्स्ट टॉपिक है सिम्बायोसिस। तो सिम्बायोसिस क्या है, म्यूचुअल बेनिफिशियल एसोसिएशन है दो ऑर्गेनिज्म के बीच में, यानी कि ये ऑर्गेनिज्म उसको कुछ फ़ायदा देगा तो दूसरा ऑर्गेनिज्म उसको दूसरे वे में फ़ायदा देगा। जैसे कि ये राइजोबियम वाला एग्जांपल हो गया। तो राइजोबियम क्या कर रहा है, प्लांट को दे रहा है नाइट्रोजन, दे रहा है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर रहा है नाइट्रेट्स में, नाइट्राइट्स में, वो उसको प्लांट को दे रहा है। और प्लांट्स को क्या प्लांट्स को ये फ़ायदा हो रहा है, और राइजोबियम को क्या फ़ायदा हो रहा है कि उसको रहने का जगह मिल जा रहा है। तो वो क्या कर रहा है, रूट नोड्यूल्स ऑफ द प्लांट्स में छोटे छोटे जो गोल गोल होते हैं, जो डायग्राम पहले दिखा चुके हैं, उस तरह से उसमें राइजोबियम रह पा रहा है। तो इस तरह से एसोसिएशन को हम लोग क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का नाइट्रोजन साइकिल। द साइकिल विच क्या कहेंगे उसको, सर्कुलेट कर रहा है नाइट्रोजन को, है ना। जैसे कि हम लोग देखेंगे कि नाइट्रोजन जो होता है हम लोगों के एटमॉस्फेयर में फ्री वे में है, उसको प्लांट डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकता। वो करना नाइट्रेट्स में, राइजोबियम या दूसरे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के द्वारा, और वो जो होता है पेड़ पौधों में जाता है। पहले वो नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स घुलता है मिट्टी में, और फिर वो मिट्टी से एब्जॉर्ब होता है पानी के द्वारा और फिर पेड़ पौधों में चला जाता है।
और उस प्लांट्स को या प्लांट के पार्ट को एनिमल्स खा रहे हैं, तो फिर एनिमल्स जब एक्सक्रीटा करते हैं तो वो फिर कहाँ जाता है, सॉइल में चला गया। तो इस तरह से नाइट्रोजन का रोटेशन हो रहा है, उसको नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। और यही प्लांट्स फिर मान लीजिए मर गया, सड़ गल गया, फिर वो मिट्टी में मिल गया, वो क्या हो गया, वो फिर हमारे सॉइल में मिल गया। अच्छा, फिर क्या होता है, ये सॉइल से जो होता है डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया वो कन्वर्ट कर देता है, जो नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स यूज़ नहीं हुआ है उसको वापस कर देता है नाइट्रोजन में। दूसरा हम लोग देखेंगे कि लाइटनिंग या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के कारण भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होता है वो नाइट्रेट्स में बदलता है और वो फिर प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब करते हैं। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी ये कन्वर्ट कर रहे हैं, इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके। तो इस तरह का साइकिल जो है, जो कि नाइट्रोजन जो है रोटेट हो रहा है एटमॉस्फेयर से लिविंग थिंग में, लिविंग थिंग से नॉन लिविंग थिंग में, नॉन लिविंग थिंग से फिर एटमॉस्फेयर में, या बार बार इसी तरह से घूम रहा है, इस साइकिल को हम लोग नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। तो नाइट्रोजन साइकिल को हम लोग डिफाइन इस तरह से करेंगे, द साइक्लिक प्रोसेस बाय विच नाइट्रोजन एलिमेंट इज सर्कुलेटेड continuously through the living and non-living components of the biosphere is called nitrogen cycle। बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में हम लोग पहले देख चुके हैं डिटेल में, अब सिर्फ डेफिनेशन देखेंगे। enrich the soil with nutrients are called biofertilizers। Recently, two biofertilizers, namely rhizobium and the blue-green algae, have gained popularity among farmers cultivating pulses, legumes and oil seeds। नेक्स्ट है कंपोस्ट। कंपोस्ट का भी हम लोग डिटेल में देख चुके हैं, अब सिर्फ डेफिनेशन देखेंगे कि व्हेन द मैन्योर इज प्रोड्यूस्ड बाय अलाउइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू एक्ट ऑन द वेस्ट मैटर इज कवर्ड पिट्स इज कॉल्ड कंपोस्ट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ग्रीन मैन्योर। तो ग्रीन मैन्योर क्या होता है, ये वो लेगुमिनस या नॉन लेगुमिनस प्लांट्स होता है जिसको कि फील्ड में ग्रो किया जाता है, उपजाया जाता है किसानों के द्वारा, और उसके बाद 6 से 8 वीक तक ग्रो करने के बाद उसको ओवरटर्न कर दिया जाता है, उलट दिया जाता है, यानी कि उसको काट करके या पलट करके खेत में ही छोड़ दिया जाता है। और 1 महीना 2 महीना तक छोड़ने के बाद वो क्या होता है, मिट्टी में मिल जाता है, सड़ गल के मिट्टी से मिल जाता है और वो सोइल के फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देता है। एग्जाम्पल है ब्लैक ग्राम, क्लस्टर बीन या कॉपी एक्सेट्रा। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब होता है पानी पटाना खेतों में। द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप्स इज नोन एज इरिगेशन। सब क्रॉप को एक जैसा पानी नहीं चाहिए, किसी को कम चाहिए, किसी को ज़्यादा चाहिए, तो किसान लोग अपने हिसाब से पानी पटाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सोर्सेस ऑफ इरिगेशन। मेनली ट्रेडिशनली फार्मर्स लोग तो रेनफॉल पे डिपेंड करते हैं इरिगेशन के लिए, पानी पटाने के लिए, लेकिन पहले ज़माने में जो है लोग क्या करते थे, अलग अलग इस पर निर्भर करते थे। जैसा कि डायग्राम में देख सकते हैं, ढिकली इसका नाम है, यानी लिफ्ट इरिगेशन, यानी कि पानी टाना जाता था कुआं से रस्सी के मदद से और फिर उसको खेतों में पटाया जाता था। दूसरा है मोट, यानी कि स्विंगिंग बास्केट, यानी 2 लोग बास्केट को पकड़ के रस्सी की मदद से पानी भरते थे और उछला करके खेतों में फेंकते हैं। नेक्स्ट मेथड था राहत, यानी कि चक्के में डब्बा लगा रहता था, पानी जमा रहता है, वो चक्का घूमता है बैल की मदद से, और जब चक्का घूमता है डब्बा में पानी भराता है और दूसरी तरफ गिरता है, नाला टाइप का, नाली टाइप का बना रहता है, उसमें पानी गिरता है, वहाँ से खेत में पानी जाता है। राहत की तरह ही नेक्स्ट है आपका वो चेन पंप। उसमें भी आप देख सकते हैं कैसे वो चेन के थ्रू पानी डब्बा में भरा रहा है और वो गिर रहा है और आगे खेतों में जा रहा है। एक और तरीका है वो है ट्यूबवेल वाला सिस्टम। तो ट्यूबवेल से भी किसान लोग अपने खेतों में पानी पटाते हैं। बारिश जो है हमेशा वो पॉसिबल नहीं होता है, समय पे नहीं आता है, कहीं ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है।
इसीलिए कैनल्स पे निर्भर करने लगे हैं आजकल हमारे किसान लोग। कैनल दो तरह का होता है, एक परमानेंट कैनल और आपका दूसरा होता है इनुडेशन कैनल्स। तो परमानेंट कैनल क्या करता है, सप्लाई करता है पानी थ्रू आउट द ईयर, सालों भर पानी देता है, जैसे इंदिरा गांधी कैनल हो गया। इंडोनेशियन कैनल जो होता है, ऐसे कैनल्स होते हैं जो कि नदी से पानी काट करके लाया जाता है उसमें, और मेनली वो मानसून के समय में पानी देता है। ग्राउंड वाटर जो है वो 50% वाटर लगभग देता है इरिगेशन के लिए हमारे किसानों को। नेक्स्ट हम लोगों का है मेथड्स ऑफ इरिगेशन। जिस तरीका से खेतों में पानी पटाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं मेथड्स ऑफ इरिगेशन। बहुत सारे मेथड्स हमारे किसान लोग फॉलो करते हैं, जैसे कि सरफेस इरिगेशन हो गया। इस सरफेस इरिगेशन में सारा मेथड आ गया जाता है जिसमें कि पानी सरफेस पे फ्लो करता है। नेक्स्ट है फरो इरिगेशन, बेसिन इरिगेशन, ड्रीप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन। डेफिनेशन हो जाएगा सरफेस इरिगेशन इन विच वाटर इज अलाउड टू रन ओवर द फील्ड इज कॉल्ड सरफेस इरिगेशन। उसके बाद है हम लोगों का नेक्स्ट, दूसरा है हम लोगों का फरो इरिगेशन। तो जैसे ऐसे क्रॉप जिनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, उन क्रॉप्स को क्या किया जाता है, ऊंचे जगह पे थोड़ा हल्का मिट्टी ऊंचा करके रिजेस बना के लगाया जाता है, जैसे कि डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं, और पानी को बीच में फ्लो होने दिया जाता है फरोज में। नेक्स्ट है हम लोगों का बेसिन इरिगेशन। ऐसे क्रॉप जिनको ज़्यादा पानी चाहिए वो इरिगेटेड होता है बंस, फील्ड बंस बना करके, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि बीच में लगा दिया, चारों तरफ से पानी जाने का व्यवस्था किया गया है। इसको हम लोग कहते हैं बेसिन इरिगेशन। नेक्स्ट हम लोगों का है ड्रीप इरिगेशन। तो ड्रीप इरिगेशन में क्या देखेंगे, ये मेथड वहाँ यूज़ होता है जहाँ पानी की बहुत कमी होती है, तो पाइप लगा दिया जाता है पूरे फील्ड में, और ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है पानी जो है पेड़ पौधों के जड़ में गिरता है। इस मेथड को हम लोग कहते हैं ड्रीप इरिगेशन। ये मेथड बहुत कॉस्टली होता है क्योंकि पाइप बिछाना पड़ जाता है फील्ड में पूरे में, और पाइप में जो छेद रहता है उस छेद से पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप पौधों के जड़ में गिरता है। नेक्स्ट है स्प्रिंकलर मेथड। तो पाइप को क्या किया जाता है, बीच में रखा जाता है, खेत के लगभग बीचों बीच में या पूरे खेत में 3-4 जगह, और वहाँ पर स्प्रिंकलर लगा दिया जाता है। पानी जो है स्प्रिंकलर, जैसे शावर कैसे होता है हम लोगों के घरों में, उस तरह से शावर की तरह पूरे फील्ड में जो है पानी गिरता है, निकलता है उससे फव्वारे की तरह, जैसा कि आप लोग डायग्राम में देखें अभी। और वो ऊपर वाला हेड जो है रोटेट करता रहता है। इस मेथड को स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड कहते हैं। इतना पानी वगैरह सब चीज़ हम लोग दे रहे हैं तो खेत में जो है अनाज होने लगेगा। अब जो अनाज हो रहा है तो उस अनाज को प्रोटेक्ट भी करना है। तो नेक्स्ट स्टेप, पांचवा मेथड जो हम लोग किसान लोग करते हैं वो है क्रॉप का प्रोटेक्शन करना। सिर्फ पानी देने से, खाद देने से, फर्टिलाइजर देने से अच्छा हार्वेस्ट नहीं होगा। उसको जो है वीड्स से, कीड़ा मकोड़ा से, बर्ड्स से और दूसरे जानवरों से बचाना पड़ता है। उस मेथड को हम लोग कहते हैं क्रॉप प्रोटेक्शन। तो अब हम लोग पढ़ेंगे वेरियस मेथड्स ऑफ क्रॉप प्रोटेक्शन। तो एक मेथड है कंट्रोलिंग वीड्स। तो वीड्स क्या होता है, अनवांटेड प्लांट्स, यानी कि वो प्लांट जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हम अनाज लगाए हैं खेत में, अपने आप वो जो है अनसंड वीड पेड़ पौधा थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा हो जा रहा है, उसको हम लोग वीड्स कहते हैं। और वीड्स को हटाने के मेथड को वीडिंग कहते हैं। हम लोगों को वीड्स को हटाने की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है, क्योंकि अगर नहीं हटाएंगे तो वो अनाज को जो है पानी, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस और सनलाइट लेने में दिक्कत करेगा। वो उसके साथ कंपटीशन करेगा और वो उसके पानी को न्यूट्रिएंट्स को और सनलाइट को कम कर देगा। कोई वीड्स तो
इतना ख़राब होता है कि वो हार्वेस्टिंग के समय, कटाई के समय दिक्कत देता है। और अगर जानवर या ह्यूमन बीइंग उस वीड्स को खाएंगे तो वो जहरीला होता है, नुकसान भी कर सकता है। तो क्या तरीका है वीड्स को हटाने का? इन वीड्स को हटाने का तरीका है हाथ से ट्रॉवेल, हुक या रेक की मदद से किसान लोग काटते हैं, है ना, या हाथ से। दूसरा मेथड है हाथ से लोग क्या करते हैं, पकड़ के उखाड़ के फेंच के नोच के फेंक देते हैं या जड़ सटा के काट देते हैं। तीसरा तरीका है केमिकल छिड़कते हैं, वीड्स को मारने के लिए वीडीसाइड्स को छिड़कते हैं। तो जो केमिकल जो है छीटा जा रहा है वीड्स को मारने के लिए, उसको हम लोग वीडीसाइड्स कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल जो है वीडीसाइड का है 2,4-डायलोपोन, मेटाक्लोर, सिनाइजीन एक्सेट्रा। 2,4-D मीन्स हो गया आपका डाइक्लोरोफेनोऑक्सी एसिटिक एसिड। ये केमिकल जो है वीड्स को मार देते हैं और क्रॉप्स प्लांट को उतना नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, इसीलिए। लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने से दिक्कत होता है, अच्छी बात नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का कंट्रोलिंग पेस्ट्स एंड डिजीज। बर्ड्स हुआ, रैट्स हुआ, इंसेक्ट्स हुआ, ये सब हम लोगों के अनाज को, खेत में पेड़ पौधों को, अनाज को सिर्फ खाते ही नहीं है बल्कि क्या करते हैं, उनके प्रोडक्शन में भी दिक्कत करते हैं। और दूसरी बात क्या है कि ये लोग अपना जो एक्सक्रीटा करता है, गंदगी करता है, वो गंदगी भी अनाज में मिल जाते हैं, उससे भी हम लोगों को दिक्कत होती है। जो केमिकल यूज़ किया जाता है पेस्ट्स को मारने के लिए, उसको हम लोग पेस्टिसाइड्स कहते हैं। और जो केमिकल यूज़ किया जाता है अंडों को, कीड़ों को या कीड़ों के अंडे को या लार्वा को मारने के लिए, उसको इंसेक्टिसाइड्स कहते हैं। जो केमिकल यूज़ किया जाता है रोडेंट्स को, यानी रैट्स वगैरह को मारने के लिए, उसको रोडेंटिसाइड्स कहते हैं। केमिकल जो यूज़ किया जाता है बीमारी करने वाले कीटाणु को मारने के लिए, उसको हम लोग फंगीसाइड्स कहते हैं। नेक्स्ट जो हम लोगों का टॉपिक है वो है बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो हम लोग वीडीसाइड्स, इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड, पेस्टिसाइड, रोडेंटिसाइड्स जो भी केमिकल यूज़ करते हैं वीड्स को, इंसेक्ट को, फंगी को, पेस्ट को या रैट्स वगैरह को मारने के लिए, वो सारा केमिकल पॉइजनस है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है और मिट्टी को और पानी को पॉल्यूट करता है अगर हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं तो। इसीलिए बायोलॉजिकल या नेचुरल मेथड निकाला गया है इन सभी चीज़ों से बचाने के लिए अपने क्रॉप्स को। और उसमें से एक मेथड है वन वे इज टू यूज द नेचुरल एनिमीज ऑफ द वीड्स एंड द पेस्ट टू किल देम। दूसरा तरीका है कि डेवलप करते हैं क्रॉप्स को, ऐसा उसको ऐसा बनाते हैं कि वो कुछ डिजीज़ का उस पर असर ही नहीं हो या वो जल्दी ख़राब ही नहीं हो कीटाणु वगैरह से, इंसेक्ट से। और जब हमारे किसान लोग स्प्रे करते हैं केमिकल्स अपने खेतों में तो वो जो है नुकसान करता है उनके सेहत को। इसीलिए जब वो लोग केमिकल छीटें या इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड या फंगिसाइड, रोडेंटिसाइड जो भी चीज़, तो उसको छीटने के समय अपने नाक को, मुंह को कपड़े से ढक लें ताकि उस केमिकल का सेहत पर असर नहीं पड़े या बहुत कम पड़े। इतना सब करने के बाद हमारा अनाज जो तैयार हो गया खेत में, अब समय आ गया उसको काटने का। तो द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग क्रॉप इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग, यानी उसको काट के जमा करना है। तो हमारे देश में अनाज को काटा जाता है या तो हाथ से मैनुअली, जिसको कि हम लोग कहते हैं बाइसिकल, है ना, जैसा कि डायग्राम में देख सकते हैं, या फिर एक दूसरा मेथड आता है उसको हम लोग कहते हैं हार्वेस्टर। मशीन है, हार्वेस्टर मशीन से काटा जाता है। काट लेने के बाद, गैदर कर लेने के बाद, जमा करने के बाद उसको उसके अनाज में कोई छिलका हटाया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं थ्रेशिंग। थ्रेशिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ ए मशीन, जिसको हम लोग कंबाइन कहते हैं। हार्वेस्टर और थ्रेशर दोनों मिला हुआ रहता है, उसको कंबाइन करते हैं। तो आजकल क्या किया गया है, कंबाइन ही मेनली यूज़ होता है,
जैसा कि हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं। इससे क्या करता है, अनाज को खेत में से में काटता भी है और साथ साथ थ्रेशिंग भी करता है, यानी कि उसके छिलके को हटाता है ना। आफ्टर द क्रॉप इज गैदर्ड द ग्रेन इज सेपरेटेड, है ना, फ्रॉम द चैफ बाय ए प्रोसेस कॉल्ड थ्रेशिंग। तो थ्रेशिंग मैनुअली भी होता है ना, या फिर जैसा कि आप लोग देखें डायग्राम में मैनुअली हो रहा है, बहुत सारे किसान लेबर लोग कर रहे हैं, या फिर थ्रेशर से होता है, या फिर ये कॉम्बाइन से होता है, जो कि डायग्राम में आप लोग देखें। जो किसान लोगों के पास बड़ा खेत नहीं होता है, छोटा खेत होता है, उन लोगों के पास कम अनाज बचते हैं, तो वो लोग विनोइंग मेथड से भी सेपरेट करता है छिलका को, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो छिलका क्या होता है, हवा से दूर जाके गिरता है और अनाज जो है भारीपन से वहीं पे नज़दीक में गिर जाता है। तो इस मेथड को कहते हैं विनोइंग। विनोइंग मीन्स सेपरेटिंग द आउटर कवर और चैफ फ्रॉम द ग्रेन। अब जब अनाज कट गया है, साफ सफाई हो गया है, तो अब नेक्स्ट काम है, लास्ट काम जो करते हैं हमारे किसान भाई लोग, वो है स्टोरेज। अगर इसको बढ़िया से रखना है, ज़्यादा समय तक रखना है, तो उसको बढ़िया से स्टोर भी करना होगा, यानी उसको पानी को सुखा देना होगा, इंसेक्ट से बचा के रखना होगा, रैट से बचा के रखना होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा के रखना होगा, तभी वो क्रॉप्स जो है फ्रेश रहेगा ज़्यादा समय तक। तो क्रॉप्स को ज़्यादा समय तक फ्रेश रखने के लिए उसको बढ़िया से धूप में सुखा दिया जाता है और प्रॉपरली एयर टाइट वाले कंटेनर में, यानी कि उसको स्टोर करके रख दिया जाता है। और उसको इससे ही बचाया जाता है कि जहाँ स्टोर किया गया है वहाँ इंसेक्ट्स नहीं लगे, पेस्ट नहीं लगे, बैक्टीरिया नहीं लगे, या फंगी वगैरह जो है वो अटैक नहीं। तो इसके लिए किसान लोग क्या करते हैं, बढ़िया से धूप में सुखाने के बाद उस अनाज को जूट बैग्स में या फिर मेटल का बीन्स में रखते हैं। लेकिन जहाँ लार्ज स्केल स्टोरेज होता है ग्रेन का, उस लोग रखते हैं या तो ग्रेनरीज में या फिर सीलोज में, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये ग्रेन सीलोज कहलाता है। इसमें जो होता है बहुत ज़्यादा अनाज स्टोर करके रखा जाता है फ्यूचर यूज़ के लिए या फिर बाद में मार्केट में सेल आउट करने के लिए। पहले ज़माने में ड्राइड नीम लीव्स को यूज़ किया जाता था घर पे। उसको क्या होता था, उससे कीड़ा वगैरह नहीं लगते थे अनाज में। आजकल क्या होता है, गोदाम जहाँ बनाया जाता है, जहाँ स्टोर किया जाता है, उसमें पहले फ्यूमिगेशन किया जाता है। तो फ्यूमिगेशन क्या है, यानी कि केमिकल का वेपर जो है छिड़का जाता है, ऐसे केमिकल का जो केमिकल को पेस्ट्स को और इंसेक्ट्स को और दूसरे नुकसान करने वाले कीड़ा मकोड़ा को मार देता है। तो पहले वो छिड़काव कर लिया जाता है गोदाम में, और फिर गनी बैग्स में पैक करके, जूट बैग में पैक करके स्टैक्स लगा के रखा जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि फ्लड के कारण या पानी नहीं पड़ने के कारण, ड्राउट के कारण या कोई बीमारी के कारण अनाज का उपज बहुत कम होता है या नहीं भी होता है। तो ऐसे इमरजेंसी केसेस के लिए अनाज को स्टॉक करके रखा जाता है और उस स्टॉक को हम लोग कहते हैं बफर स्टॉक। तो डेफिनेशन क्या होगा, ग्रेन्स दैट आर स्टॉक्ड फॉर सच इमरजेंसीज आर कॉल्ड ए बफर स्टॉक। उसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है फूड फ्रॉम एनिमल्स। तो जानवर, सिर्फ पेड़ पौधों से ही हम लोगों को खाने पीने का नहीं मिलता है, हम लोग जानवर पे डिपेंड करते हैं। जो लोग शाकाहारी होते हैं वो सिर्फ पेड़ पौधों पे डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन जो लोग कि मांसाहारी होते हैं या तो वो लोग क्या करते हैं, एनिमल्स पे भी डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन कुछ कुछ चीज़ों के लिए हम लोग शाकाहारी होते हुए भी डिपेंडेंट होते हैं एनिमल्स पे, जैसे कि दूध के लिए, है ना। तो अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, फूड फ्रॉम एनिमल्स। मिल्क हुआ, मीट हुआ, एग हुआ, ये सब फूड है जो कि हम लोगों को एनिमल्स से मिलता है। और इसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं बहुत रिच होते हैं प्रोटीन्स और विटामिन्स में। देखिए पल्सेस, होल व्हीट, कॉर्न और ये सब प्लांट या क्रॉप जो है वो भी हम लोगों को प्रोटीन देता है, लेकिन वो देता है प्लांट प्रोटीन। और ये एनिमल का जो मिल्क हुआ, मीट हुआ, एग हुआ, ये हम लोगों को देता है एनिमल प्रोटीन। लेकिन एनिमल प्रोटीन को ज़्यादा बेटर समझा जाता है प्लांट प्रोटीन से, क्योंकि ये आसानी से डाइजेस्ट हो सकता है और इसमें एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है जिसको हम लोग एमिनो एसिड कहते हैं। लेकिन एनिमल फूड प्रोडक्ट्स जो है कंटेन करता है फैट्स, इसीलिए उसको जो है
हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना जाता। मैं होप करता हूँ कि आप लोगों को जो मैं इतने अच्छे से समझाया हूँ समझ में आया होगा चैप्टर, और आप लोगों के एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस आएंगे इसमें से ही मोस्ट प्रोबेबली रहना चाहिए। अगर आप लोगों को मैंने इस पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, आपके फ्रेंड्स वगैरह इस चैप्टर को आसानी से समझ सकें। लाइक कीजिए हमारे इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब मैं नया चैप्टर का, दूसरा सब्जेक्ट का या इसी सब्जेक्ट का बनाऊं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग जीनियस क्लासेस बाय दानिश सर।